जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम रेलवे में पूछे गए दोस्तों हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के उनको कवर कर रहे हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों क्या बन सकते हैं उनको भी दोस्तों करने वाले हैं। साथ में दोस्तों अब आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है, यानी दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। इसलिए दोस्तों आप जरूर हमारे साथ ये क्लास रोजाना जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों अब आपको अपनी तैयारी दोस्तों बूस्ट करने का समय आ चुका है। और दोस्तों बूस्ट आप कैसे करेंगे अपनी तैयारी को दोस्तों प्रैक्टिस करके। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व रेलवे जनरल साइंस के दोस्तों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों जैसे ही आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोस्तों बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर दोस्तों कितना बन रहा है और अभी आपको कितनी दोस्तों मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स मिलने वाली है मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में। आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। अगर दोस्तों आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में चारों बुक्स की ई बुक्स दोस्तों आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई केंद्रीय मंत्री संसद में दोस्तों कितने दिन अगर वो अनुपस्थित रहता है तो वो दोस्तों अपनी जो संसद वो मंत्री पद दोस्तों गंवा देता है। ऑप्शन है 10 सप्ताह, 6 महीने, 6 सप्ताह, दोस्तों 10 महीने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निरंतर 6 महीने। अगर कोई सांसद 6 महीने निरंतर दोस्तों सांसद नहीं जाता है तो वो दोस्तों अपना पद दोस्तों गंवा देगा। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अगर दोस्तों बात करें हम सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर वो दोस्तों मंत्री नहीं रहेगा। दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट यहाँ पर ये लाइंस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 2017 में दीपिका रेड्डी को किस नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 2017 में दोस्तों दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो पूछा गया है कि उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन है दोस्तों ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या दोस्तों मणिपुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। दोस्तों दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है और उनको 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध कुचिपुड़ी से वह निम्न पुरस्कारों की प्राप्त करता है। कला रत्न उनको दोस्तों 2007 में मिला। अक्कीनेनी नागेश्वर राव स्वर्ण कंकणम 2011 में। उत्कृष्टता के लिए यागना रमन पुरस्कार 2009 में। पंचरत्न महिला पुरस्कार इनको आदि दोस्तों मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। 100% इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में।
वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। इसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। इस विभाजन को 3:2 के अनुपात में किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सहित पूर्वी बंगाल और असम के एक नए प्रांत की घोषणा की गई थी। पश्चिमी बंगाल प्रांत में हिंदुओं की जनसंख्या दोस्तों सर्वाधिक थी। तो दोस्तों इन्होंने 3:2 के अनुपात में बांटा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा था? ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, चीन या दोस्तों भारत। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत। दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई थी। सर्वप्रथम इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। वहीं दोस्तों जो पहली बार इनका आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली भारत में इनका आयोजन किया गया था। दोस्तों अभी तक भारत में ये दोस्तों कुल 2 बार इनका आयोजन हो चुका है। एक बार दोस्तों 1951 में, सेकंड टाइम दोस्तों 1982 में इनका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग दोस्तों हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत एशियाई खेल जो कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में दोस्तों एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाते हैं। मुख्यालय इसका कुवैत में है। भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, जिसके बारे में दोस्तों हमने अभी भी बात की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने कब दोस्तों भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 से दोस्तों 24 जनवरी 1952। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी समय दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन दोस्तों बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दोस्तों लागू वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था और जो हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, 2-3 ये आपके लिए दोस्तों वो लाइन्स है, ये आपको क्लियर रखनी है। बात करें दोस्तों अगर हम 24 जनवरी 1950 उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान में उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां 22 भागों के साथ पर हस्ताक्षर किए गए थे और सभी ने इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो ये दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया गया था। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें तो जो गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया गया है। प्रति वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ में दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों फेमा को 1999 में दोस्तों लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम 1999 में संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 1 जून 2000 को दोस्तों लागू हुआ था। दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अंतिम समय में आपको एक बार बैच से रिवाइज करने की दोस्तों ज़रूरत है, तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों बैच मिलने वाला है, जो कि दोस्तों RWA का है। मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से दोस्तों हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में आपको पूरा बैच दोस्तों कंप्लीट बैच मिल जाएगा।
ये व्हाट्सअप का नंबर है और 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। चाहिए अगर आपको बैच चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ में दोस्तों ये भी बताना है कि जो नवरोज त्योहार था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पारसी। दोस्तों नौरोज एक पारसी त्योहार है जिसकी जो दोस्तों शुरुआत की थी वो बलबन के द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, ये एक पारसी त्योहार है। नवरोज महोत्सव ईरानी कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है जो आमतौर पर 21 मार्च से शुरू होता है। इस दिन को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद एन नवरोज के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था। अन्य त्योहार अगर बात करें हम पारसियों की तो जारथोस्ट, नोडिसो, खोरदाद, साल और पतेटी, ये दोस्तों सभी के सभी ये पारसी त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यह हमारा दोस्तों फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 226 देता है। दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत अगर हमारा जो मौलिक अधिकार है अगर उनका हनन हुआ है तो दोस्तों हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वही बात दोस्तों अगर दोस्तों हमारा जो मौलिक अधिकार है अगर उनका हनन हुआ है तो दोस्तों हम आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वही दोस्तों वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 132। अगर बात करें हम अनुच्छेद 132 की तो ये कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, दोस्तों उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और उत्तराखंड में है। प्रारंभ में इसे होली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अन्य राज्यों और उनसे संबंधित राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अगर हम हिमाचल के राष्ट्रीय उद्यानों को देखें तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली व इंद्र किला, ये दोस्तों तीनों के तीनों दोस्तों ये कहाँ पर है तो ये हिमाचल में है। अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। पंजाब का एकमात्र राज्य है जहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थित नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। साथ में दोस्तों जो इसकी डिजाइन की थी वो दोस्तों जॉर्ज विटेट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जॉर्ज विटेट दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जॉर्ज विटेट ने इसकी जो डिजाइन की थी गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। साथ में दोस्तों इसकी आधारशिला 1911 में मुंबई में रखी गई थी। दोस्तों यह स्मारक भारत में अपोलो बंदरगाह पर किंग जॉर्ज पंजम और रानी मैरी के उतरने की याद में बनाया गया था। अन्य वास्तुकार और उनके कार्य दोस्तों अगर हम देखें, हेनरी इरविन के द्वारा अंबास विलास पैलेस मैसूर में बनाया गया था। लॉरी बेकर के द्वारा द इंडियन कॉफी हाउस बनाया गया। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ये दोस्तों केरल में स्थित है। उन्हें केरल के ईंट मास्टर और वास्तुकला के गांधी के रूप में भी
जाना जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर दोस्तों क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा डैश की स्थापना 1784 में की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, दोस्तों बनारस में संस्कृत कॉलेज। दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा वर्ष 1784 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। चार्ल्स विल्किंस की भगवत गीता वह प्रथम अनुवादित पुस्तक है जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत मूल संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में नवंबर 1784 ईस्वी को, तत्पश्चात 1787 ईस्वी में विल्किंस ने हितोपदेश का भी दोस्तों अनुवाद किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इनको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य पद्मावत डैश के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाकाव्य दोस्तों पद्मावत के लेखक कौन है। ऑप्शन है कुलदीप नैयर, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, दोस्तों अलबरूनी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों पद्मावत महाकाव्य दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें इसकी, यह अवधी भाषा में लिखा गया था। कुलदीप नैयर की बात करें तो बियॉन्ड द लाइन्स कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। इंडिया आफ्टर नेहरू और इमरजेंसी रिटोल्ड, तो ये तीनों के तीनों दोस्तों कुलदीप नैयर के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास के द्वारा शकुंतला, ऋतु संहार, द मेघदूत दोस्तों लिखे हुए हैं। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद काफ़ी बार पूछी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दोस्तों अलबरूनी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष में से कौन थे। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 15 मार्च 1950 में की गई थी। साथ में दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के वर्तमान के पीएम होते हैं, यानी दोस्तों जिस समय जो योजना शुरू होती है तो उसी समय के जो भारत के पीएम है वही उसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों 1950 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम, जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पीएम थे। जो पहली योजना थी वो दोस्तों उसका कार्यकाल 1951 से 56 था, दूसरी 1956 से 51, तीसरी 1961 से 66। तो इस समय जो भारत के पीएम थे तीनों के समय तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। चौथी का कार्यकाल 1969 से 74, पांचवी का 1974 से 78, छठी का 1980 से 85। इस समय जो भारत की पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इस समय राजीव गांधी थे। आठवीं के समय आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97, इस समय भारत के पीएम नरसिम्हा राव थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002, इस समय जो भारत के पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007, इस समय भी जो भारत के पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह थे। वहीं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। 12वीं का कार्यकाल 2012 से 2017, लेकिन दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये दोस्तों पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोस्तों इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में भारत को किस खेल में मेडल दिलाया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काफ़ी बार दोस्तों अभी आपका जो हाल ही में आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन बना है। अमन सहरावत ने दोस्तों कुश्ती में दोस्तों भारत के लिए मेडल जीता है। ऑप्शन बी दोस्तों कुश्ती हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, अमन ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद हर ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीत रहा है। ये दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2008 में सुशील कुमार ने भी दोस्तों ब्रॉन्ज ही जीता था। 2012 में सुशील ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य। 2016 में साक्षी मलिक ने दोस्तों कांसा जीता था। अगर दोस्तों बात करें
टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने दोस्तों कांसा जीता था। अमन का यह पहला ओलंपिक था और उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में कांसा पदक जीत लिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 100% ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हाल ही में दोस्तों ओलंपिक आयोजित हुए तो उनसे क्वेश्चन बनना दोस्तों 100% तय है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 मेडल जीते, जिनमें से 1 सिल्वर और दोस्तों 5 ब्रॉन्ज शामिल है। दोस्तों 1 सिल्वर जो जीता गया था वो दोस्तों जो हरियाणा के दोस्तों नीरज चोपड़ा है दोस्तों भाला फेंक से संबंधित, तो दोस्तों उनके द्वारा रजत पदक जीता गया था, वरना दोस्तों 5 हमने दोस्तों कांसा जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी के किनारे पर पहली अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में किस नदी के किनारे पर पहला जो अंग्रेजी कारखाना था वो स्थापित किया गया था? तो वो दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1651 में ब्रिस्बेन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नदी के किनारे पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? दोस्तों इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में दोस्तों ये भी जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको ग्रुप डी के लिए बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। साथ में दोस्तों अगर आपको रिवीजन के लिए बैच चाहिए तो बैच के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में आपके लिए मिल जाएंगी। धन्यवाद।